नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो कई दिनों की अटकलबाजियों के बाद आज आखिरकार उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अलग हो गए और वो शिंदे गुट में चले गए और ये कहा जा रहा है कि वो अब असली शिवसेना में शामिल हो गए। जी हां, असली शिवसेना में शामिल हो गए 6 सांसद, जिनके नाम है यवतमाल से संजय देशमुख, परभणी से संजय जाधव, मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल। तीन तो संजय गए हैं, अब एक संजय वहां रह गए हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। हिंगोली के नागेश पाटिल अष्टिकर और धाराशिव से ओम प्रकाश राजे निंबलकर, शिरडी से भाऊ साहब वाकचौरे। ये 6 सांसद हैं जिन्होंने आज ओपनली खुलकर जो है शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं, हम असली शिवसेना में जा रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने छक्का मारा। इस अवसर पर जो तमाम सांसद जिन्होंने आज उद्धव ठाकरे से किनारा करा, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे से शिकायत नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कारण, और वो आदमी उन्होंने कहा कि संजय राउत हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से हमें अपमानित किया जाता था, हमारे लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, उस सब के साथ हम नहीं रह सकते। इस साफ तौर पर ऐलान किया। एक बड़ी खबर आज और आई, खबर अभी कह सकते हैं इसको अटकलबाजी कहना चाहिए। शिवसेना जो है उसके एक विधायक ने दावा किया कि अभी तो उद्धव ठाकरे के सांसदों ने उनका साथ छोड़ा है, बहुत जल्द उनके कई विधायक भी उनका साथ छोड़ देंगे। अब शिवसेना का आधिकारिक रूप से आज तीसरी बार विभाजन हुआ। इस बार विभाजन कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन आधिकारिक रूप से तीसरी बार हुआ कि शिवसेना में टूट हुई। और ये टूट जो आखिरी की 2 टूट हुई है, वो किस लिए हुई है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है, और वो भाव जानते हैं क्या है? वो भाव दरअसल ये है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की जो विरासत है, अपने पिता यानी बाला साहब ने जिन सिद्धांतों के लिए पार्टी को खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने उन सिद्धांतों से किनारा कर लिया। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के जो पहले उनके साथ के लोगों ने छोड़ा, विधायकों ने छोड़ा, और अब सांसदों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज मेरा शीर्षक जो है बहुत साफ है, उद्धव की सियासत, हाथ से गई विरासत। और जब मैं उद्धव की सियासत कहता हूं, और अगर इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूं, तो ये कहूंगा उद्धव की सेकुलर सियासत, हाथ से गई बाला साहेब की विरासत। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ ऐलान कर चुके हैं कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं है, बल्कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे वाली शिवसेना है, और वो हमारे साथ है। और आज इन 6 सांसदों ने भी ये मोहर लगा दी कि असली शिवसेना कौन सी है, और बाला साहब की विरासत अब दरअसल शिंदे के साथ है, उद्धव ठाकरे उनके बेटे के साथ नहीं। आज इसी पर 2 टूक होगा। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए तमाम नेताओं को क्या वो कह रहे हैं। आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, शिवसेना परिवार में शामिल हुए, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा में शामिल हुए, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचारधारा में शामिल हुए। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है, शिवसेना बढ़ रही है, शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है। जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा।
संजय राउत एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि किसी एमपी को कितना दिया गया, क्या दिया गया, वो साबित करके दिखा दे। फिर रोज नया नया आंकड़ा दे दे करके उसको सनसनी क्रिएट करता है। सच यह है कि सारे एमपी अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम करने के लिए और अपने नेतृत्व से नाराज और असंतोष होकर के निकल के आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आप ना अपना घर संभाल सके क्योंकि आपके भाई आपको छोड़ के चले गए, आपके चचेरे भाई आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, ना आप अपनी पार्टी संभाल सके, आपके एमएलएज एमपीज आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो खुद का घर संभालने नहीं आता तो पड़ोसी को दोष नहीं देना चाहिए। कभी ना कभी तो अपने पे मतलब अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। यानी बाला साहब की विरासत जो है अब वो शिंदे साहब के साथ है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी भी गई, विरासत भी गई, क्योंकि दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सिद्धांतों के साथ समझौता करा। क्या यही है सबसे बड़ी चर्चा? क्या यही है सबसे बड़ा कारण? इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ 4 मेहमान आज डिबेट में जुड़ रहे हैं। परिचय करवा देता हूं। फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनके बगल में शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, शहजाद जी के खास मित्र भी हैं। अभी इनका फैक्शन बना है किशोर तिवारी गुट। अच्छा, ये उसमें वो अकेले अभी तो शुरू नहीं हुआ। आपने अभी छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। किशोर तिवारी गुट में अकेले है वो। नहीं, किशोर जी आज थोड़ा गंभीर मुद्रा में, जरा आज हंसी मजाक कम, गंभीरता और बात ज्यादा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जो है सबसे पहले संजय राउत से भुक्तभोगी होकर यही निकले। चलिए वो तो अभी बताएंगे। वो वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। बहुत जल्द मेरे साथ जो है सैयद जवाद जुड़ेंगे, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। किशोर तिवारी जी और जो है शहजाद पूनावाला जी आमने सामने। 1.5 मिनट में आप दोनों को दूंगा। किशोर तिवारी जी, आज दुखी हैं, गुस्से में हैं, पार्टी का एक और बंटवारा हो गया और 6 सांसदों ने आज खुलकर ऐलान कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा उद्धव जी से हमारी नाराजगी नहीं है। उन्होंने संजय राउत का नाम लिया, साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था, जो कार्यशैली थी, उसके कारण हम जा रहे हैं। मैं बात करता हूं, मुझे मालूम था अशोक श्रीवास्तव श्रद्धांजलि सभा लेंगे, मुझे मालूम था। तो अशोक श्रीवास्तव, आपने बोला सिद्धांतों के लिए, सेकुलरिज्म लिया इसलिए, ये सब नहीं हुआ था। पहली बार भी हमारे गौतम भाई के कृपा से हुआ था। अभी भी जो हुआ है वो सत्ता बल से ही हुआ है, मैं बता रहा हूं। और ये पूरी स्प्लिट इंजीनियर्ड की थी, जिसको कल प्रमाणित किया अमित शाह जी। और बीजेपी रीजनल पार्टियों को ऐसा कट टू साइज कर कांग्रेस को बढ़ावा दे रही है। इससे क्या होगा, 2029 में कांग्रेस करीबन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि इनकम में से इनको खा जाएगी। मैं आश्चर्य लग रहा। ये हमारा शहजाद पूनावाला बीच में नहीं बोला, क्योंकि इसको बीजेपी का फिशर हो चुका है, ये बीच बीच में बहुत बोलता है। मैं इसका इलाज करना चाहता हूं तो इलाज करता नहीं है। मैंने कई बार कहा उसको कि मुसलमानों का भविष्य बीजेपी में नहीं है, तो ये सुनता नहीं है। मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन है ना, ये गलत पार्टी में जाके बैठा है। ये पार्टी डूबने वाली है। अभी कैसा है, हमारी तो कुछ कमियां रही होगी,
मैंने लास्ट टाइम ही बताया, क्या ऐसे कोई बेवफा नहीं होते? हाँ, हमारे उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे, हाँ, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, छोड़ के जा रहे इनको बिल्कुल मालूम नहीं। और देखिए, क्रेडिट ले रहे हैं, सारा क्रेडिट दे रहे हैं संजय राउत। मैं बताता हूं तुमको, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं मैं। सवेरे मेरे यवतमाल जिले के ही 2 है, हाँ, ये हिंगोली मतदारसंघ का आधा पार्ट यवतमाल जिले में आता है। तो संजय देशमुख और नागेश आस्तीकर से मैंने बात की, वो बोले कि अगर संजय राउत को निकाल दे और संजय गावदू ने अभद्र भाषा जो यूज की उसकी अनकंडीशनल एपोलॉजी दे तो हम विचार कर सकते। मैं बता रहा हूं, ओम राजे निम्बाळकर भी हर्ट हो गए। ये 6 का नंबर होता नहीं था, लेकिन इंजीनियर किया अमित शाह ने और ट्रिगर किया संजय राउत ने। और अभी आज तो बहुत ही हो गया, वो बेचारे विचार कर रहे थे जाना कि नहीं जाना, गर्दी बहुत है एक नाथ शिंदे के यहाँ, अपना कुछ जमेगा कि नहीं जमेगा। तो आज आदित्य ठाकरे आ गए कैमरे पे, बोले ये भागी नहीं, हाँ, बिकाऊ है, और अभद्र भाषा का उन्होंने भी यूज किया। तो ऐसा हो चुका है कि आपको प्रोफेशनलिज्म है नहीं, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अरे मैंने कहा, एक टीवी डिबेट में कहा कि मैं 2 लोगों को लौटा के ला रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। ये लोग दिल से थोड़ी गए, अरे इनके काम ही नहीं हो रहे थे, वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा था। ओके, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने आज जो है जब किशोर तिवारी जी फ्लो में बोलते हैं तो वो कई बड़ी बड़ी खबरें दे देते हैं, इसलिए मैंने उनको 1.5 मिनट कंप्लीट होने के बाद भी रोका नहीं। और देखिए, उन्होंने दिल से, क्योंकि किशोर जी का ये बात मैं मानता हूं, किशोर जी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, वो आगे पीछे नहीं सोचते, और इसलिए आज उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें दी हैं। पहली बड़ी खबर उन्होंने दी कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो मिलते नहीं थे, वो उनका कट ऑफ हो गया था नेताओं से। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने उनसे पर्सनली कहा कि उनके साथ जो है जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने कहा अगर संजय राउत को पार्टी से निकाल दें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें तो वो अपना फैसला बदल सकते हैं। ये वास्तव में किशोर तिवारी जी ने बहुत बड़ी और मैंने किशोर जी यही कहा, जो मेरे पास इन तमाम जो सांसदों ने पाला बदला उनकी जो खबरें हैं वो यही है, वो बार बार यही कह रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा, दर्शकों को भी अच्छी तरह से याद होगा, जब शिंदे के साथ जो है एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए थे, तब भी संजय राउत ने कहा था कि इनमें से कोई जो है जिंदा मुंबई नहीं आ पाएगा, इनकी लाशें आएंगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कोई भी जिसके पास आत्मसम्मान है वो रुकना नहीं चाहता। लेकिन एक बात और कह के भाई शहजाद जी को, आपने एक बात इंटरेस्टिंग कही कि बीजेपी में मुसलमानों का भविष्य नहीं है, तो शायद अब मुसलमानों का भविष्य जो है वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में है। तो आपको जो है किशोर जी ने कहा कि मुसलमानों का भविष्य, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर जीतती है, तो इसलिए जो है शहजाद जी आपको भी एक तरह का ऑफर दिया। शहजाद पूनावाला, इसी बात से शुरू करता हूँ कि दोगे बाबा साहेब के सिद्धांतों को तिलांजलि, राम राम छोड़कर बोलोगे अली अली, पार्टी की हो जाएगी श्रद्धांजलि, अब घूमते हैं ये गली गली। यही हो गया। यूबीटी अब बन चुकी उद्धव भाईजान की तंजीम। ये तंजीम जब से बनी तो शिवसेना ने स्प्लिट सेना बन गई। और हम यही तो कह रहे हैं, देखिए किशोर तिवारी और उद्धव सेना जो यूबीटी सेना से फिर बन गई है सोनिया सेना, ये फर्स्ट केस ऑफ सियासी धर्मांतरण है। चावल की थैली के साथ तो धर्मांतरण हमने देखा है, पर कैसे सीएम पोस्ट के लालच में एक आदमी अपने विचारों की तिलांजलि देकर किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण करता है। आप बताइए कि सावरकर जी को छोड़ा, मंदिर को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, और कांग्रेस मुस्लिम लीग को पकड़ा, टीएमसी को पकड़ा, तो आप बताइए, तो ये तो होना ही था। अच्छा, दूसरा भी इसमें फैक्टर है, संजय राउत की गाली गलौज तो है ही, पर जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सनराइज के चक्कर में सनसेट, यहाँ पे आदित्य सन को राइज कराना था तो वहां पे पार्टी का आदित्य वो है खत्म हो गया। एनसीपी शरद पवार भी उसी प्रकार से, डीएमके भी उसी प्रकार से, आरजेडी भी उसी प्रकार से, और कांग्रेस में तो सनराइज के चक्कर में सनसेट हो ही रहा है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये सभी लोग दलाल गद्दार, आदित्य जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये दलाल गद्दार और बिकाऊ थे तो इनको टिकट क्यों दिया?
एक बात बाला साहेब ठाकरे जी ने कही थी कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा पर कभी उसका कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा। आज कांग्रेस के रूप में उद्धव सेना बन गई है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ओके, आज कांग्रेस के रूप में उद्धव सेना बन चुकी है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। किशोर तिवारी जी, सैयद जवाद भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के मेरे लोग साथ। डिफेंड करेंगे उसको। हाँ वो ठीक है, वो हाँ। आपने कभी सोचा था आपने जी। पत्रकारिता में कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को बचाएंगे सैयद जवाद? बाला साहेब ठाकरे देखते होंगे स्वर्ग से तो क्या सोचते, माथा पीटा ऐसा माथा और पीटते ये भी नहीं होंगे। सोचा था कभी किशोर तिवारी और सैयद जवाद एक ही एक फ्रेम में। प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होंगे, ये भी कभी। होगा कि किशोर तिवारी उसके खिलाफ में बोलने लग जाएंगे। हाँ। आज तो उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं तो किशोर जी तो मतलब बिल्कुल फॉर्म में है पूरा। किशोर जी हमेशा फॉर्म में रहते हैं और दिल से, मैंने कहा दिल से बोलते हैं। और अभी शहजाद जी ने जो सवाल उठाया कि भैया उन लोगों को, गद्दारों को टिकट दिया क्यों? किशोर जी पिछली बार दो टूक में जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि पैसे लेकर टिकट दोगे तो यही हाल होगा। उन्होंने कहा, इस बात को स्वीकार किया। हाँ किशोर जी बोलिए सिद्धांतों से। जी नहीं, उद्धव जी ने सवेरे कबूल किया, इसके बाद भविष्य में हम दल बदलू लोगों को टिकट नहीं देंगे। अब संजय दीना पाटिल ये कांग्रेस से आए, चुन के भी आए थे पिछले वक्त, और संजय देशमुख ये सनातनी कांग्रेस की है, उसको टिकट दिया और टिकट उसको बहुत ज्यादा टोल देना पड़ा, और इतना ज्यादा टोल देना पड़ा कि वो बेचारा थक गया था। इलेक्शन प्रचार से वो विड्रॉ होने की सोच रहा था, क्योंकि एक सभा लेने के लिए अगर उद्धव जी की सभा लेना है तो 1 करोड़ रुपया खर्चा आता था। उनकी सिस्टम, उनका सब। और मुझे क्या लगता है, पार्टी में इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है, और एकनाथ शिंदे का आउटगोइंग चालू। तो साला ये इनकमिंग, यानी मैं पैसे की बात कर रहा हूं, तुम है ना, ये ऐसा मत सोचना। अरे मैं अरे शहजाद मुझे बोलने दो। शहजाद जी अक्कू श्रीवास्तव जी थे, अक्कू जी थे। शहजाद जी तो आपको शांति से सुन रहे हैं आज। अरे अक्कू जी जब दिल के टुकड़े 1000 होते ना तो बड़ा बुरा लगता है। ये पार्टी को मैंने बहुत डिफेंड किया। आदित्य ठाकरे को दिशा चालियान केस में उठाने का तय हो गया था। मैं दिल्ली में जाके बोला कि बाला साहेब ठाकरे के परिवार को कोई टच मत करो, और बाद में मोदी जी के बोलने पर सब कुछ हुआ है। मैं अभी बताता हूं कि वो केस रफा दफा हुई। अभी ये लोग बहुत बेईमान भी है और कार्यकर्ताओं पर ऋणानुबंध रखते नहीं है। मैंने इस चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव था तो जन आक्रोश जमीन पे देखा। मैंने बोला निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दो, लेकिन यार टिकट बेची गई। मैंने बोला टिकट बेचोगे तो सांसद बिकेंगे। आज अब सुधार के क्या करेंगे? मुझे लगता है राजा भाऊ वाघे जो है, एक है उनके पास, चांडाल चौकड़ी के बाहर के, वो भी कहीं इधर ना आ जाए। कहीं वो संजय राउत ही अकेला न रह जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे से कोई वफादार क्यों नहीं। मैं बोलो बाला साहेब ठाकरे की इतनी बड़ी विरासत और इतनी बड़ी वोट बैंक 12 साल में खत्म करने के लिए निकले हैं, तो अपने इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाएंगे, अपना चिंतन नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सवेरे उठ के बोलते हैं कि ये बिकाऊ है। अरे वो बिकाऊ है तो फिर तुम्हारे पास क्यों लौट के आएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 4 बजे वो निम्बालकर, उसके पिताजी की हत्या हुई थी पवन राजे निम्बालकर की, वो आदमी बहुत पीड़ित था। उसने कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं ने उसे बोला कि तुम्हें इतनी गालियां दी गई, अब तुम क्यों जा रहे? इतनी जब गालियां दी उसे, क्या वो रील बनाता था तो उसको बोला अरे बच्चा बहुत अच्छा है, और भारी ऑटो से चुन के आया। और ये बोल जाएंगे तो उनको तुड़वा उनको, यानी तुड़वा बोले तो पैर के नीचे लगा रखो, और ऐसे बैनर लगाते थे। ये
कौन बातें करता, इनको कौन समझाता मुझे मालूम नहीं। उद्धव ठाकरे खुद होके फोन उठा के विनम्रता से बात करते कि मुझसे गलती हुई, हाँ मैं संजय राउत का मुंह चुप कर रहा हूं, और जो वसूली अधिकारी मैंने अपॉइंट किया था अरविंद सावंत, उसको भी हटा रहा हूं, और मिलिंद नार्वेकर का टोल भी हटा रहा हूं, तो ये लोग लौट सकते थे, लौट आते। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक लेना, पर आपने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए सर, और लग रहा है कि आप आज वास्तव में बहुत दुखी भी हैं। मुझे नहीं पता किशोर तिवारी जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। शहजाद आप जरूर कमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं सैयद जवाद के पास भी आऊंगा, क्योंकि सारे खुलासे तो किशोर जी ने कर दिए हैं। बाकी सैयद जवाद इसको कैसे डिफेंड करेंगे मुझे नहीं पता। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम उद्धव की सियासत, हाथ से गई विरासत। 6 सांसद जो हैं आज उद्धव ठाकरे से वो अलग होके असली शिवसेना यानी जो एकनाथ शिंदे वाली है उसके साथ चले गए हैं। और अब जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मेरा मूल जो सवाल ये है कि क्या जो आइडियोलॉजी है बाला साहब ठाकरे की, क्या उस आइडियोलॉजी से समझौता करने के कारण, बाला साहब के सिद्धांत छोड़ने के कारण ये हश्र हुआ। ब्रेक पे जाने से पहले किशोर तिवारी जी बहुत बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं कि किस तरह से इन सांसदों को रोका जा सकता था अगर उद्धव ठाकरे खुद एक बार फोन उठाते और कहते कि मैं जो है संजय राउत को इस तरह से अपशब्द नहीं कहने दूंगा, क्योंकि संजय राउत खुलकर उनको गालियां देते थे। और अगर उद्धव ठाकरे एक बार कहते कि नहीं मैं इस सबको ठीक करूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे फोन नहीं करते, वो सबसे कटे हुए हैं और संजय राउत उनको ओपनली इस तरह से गालियां देते हैं और इसके कारण सब लोग दुखी थे। ये किशोर तिवारी जी ने बड़ा खुलासा किया। शहजाद जी, कोई आपको हैरानी है? मतलब किशोर तिवारी जी तो आज कह दिया, भले आपका ऑपरेशन हो, मतलब उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसको संजय राउत और शिवसेना की भीतरी जो स्थिति थी उद्धव गुट की, उसके कारण ये सब कुछ हुआ। नहीं, देखिए इसमें अमित शाह जी का क्या लेना क्या देना, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। ये कह सकते हैं कि संजय राउत वो जैसे आतंकी होते ना, सुसाइड बॉम्बर, तो वो उद्धव सेना के सुसाइड बॉम्बर है। उन्होंने जाकर ऐसा एक्सप्लोजन कर दिया कि पूरी पार्टी अब चितड़े चितड़े हो गई है। और देखिए, कम से कम किशोर जी के बारे में जितना भी हम कहे, सच का सामना तो वो करते हैं। उन्होंने क्या बोला, टोल टैक्स लिया जाता है, ये संजय राउत भस्मसूर है, अपमानित करते हैं, उद्धव ठाकरे कोप भवन में वो इनएक्सेसिबल रहते हैं। अब देखना इसके विपरीत कांग्रेस का अब जब नंबर आएगा, कांग्रेस इनकी एक भी बात को अग्री नहीं करेगी, उल्टा वो कांग्रेस पार्टी कहीं और ही दोष डालेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा का पूरा इरादा है कि ये सभी छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाए और मुझ में विलय कर ले, ताकि कांग्रेस जो है सशक्त हो जाए। अब देखिए, मैं पिछली बार भी आपके शो में बता रहा था, 2025 के जनवरी के स्टार्टिंग में कौन कौन था इंडिया अलायंस में? अखिलेश जी, राहुल जी, स्टैलिन जी, ममता जी, उद्धव जी, लालू जी,
अभी सारे जी हट गए, केवल अखिलेश जी बाकी है। तो सैयद जवाद का भी जो बोलते हैं मकसद, मिशन ये रहेगा कि अब ये उद्धव जी को जो है वो बताएंगे बहुत अच्छा, अब विलय कर लो हमारे साथ, फिर अगला टारगेट होगा अखिलेश यादव। तो सभी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस से बच के रहना चाहिए। ओके, वैसे जो आपने कहा, मैं सैयद जवाद आपके पास सीधा आ रहा हूं, लेकिन एक बात छोटी सी टिप्पणी, आज जिन सांसदों ने छोड़ा उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने टिप्पणी की कि संजय राउत चाहते थे कि कांग्रेस के साथ विलय हो जाए और हम नहीं। ये उन सांसदों ने कही है। सैयद बेचारे किशोर जी कांग्रेस छोड़ के शिवसेना मतलब यही सैयद जवाद। जी अशोक भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे अनइंटरप्टेड आप वक्त देंगे। आप बोलिए। जितना वक्त दोनों को दिया है उतना ही वक्त देंगे। नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये सब मत कहा करिए, मैं समय जितना होगा दूंगा। किशोर तिवारी जी आज जो है, जो पार्टी टूटी है, किशोर तिवारी आज उसके वरिष्ठ नेता हैं, तो जाहिर तौर से उनको ज्यादा समय मिलना लाजमी है। तो आप उनसे मुकाबला आज ना करें, जिस दिन हम कांग्रेस की बात करेंगे उस दिन आप अपनी बात करिएगा। बोलिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रगुजार, सभी को जय हिंद, जय संविधान। आपकी डिबेट सुन रहा था, अच्छी भी लगती है, तंज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे आज इस पूरी सिचुएशन पर हबीब जालिल साहब की एक नज्म याद आ गई। उसमें नज्म में आपके लिए भी बहुत कुछ है, मेरे लिए बहुत कुछ है, सत्ता के लिए बहुत कुछ है, अक्कू जी के लिए, और खास तौर पे हमारे वरिष्ठ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी के लिए भी बहुत है। जरा गौर से सुनो, सरकार के लिए तो सब कुछ है कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। और देखिए ये शेर आपके लिए है कि अमीरों के जो गीत गाते रहे वही नाम और दाद पाते रहे। राहजनों ने राहजनी की थी, रहबरों ने भी कमी की थी। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। देखिए वैसे आप आगे बोलिए, लेकिन कम से कम अच्छे शब्द, ये संजय राउत वाली भाषा कम से कम दो टूक में ना इस्तेमाल करते तो अच्छा था। मुझे लगता है ये भी शेर आपको संजय राउत ने लिख के दिया होगा, इसकी भाषा से ही मुझे लग रहा है कि आप भी संजय राउत से आजकल ट्यूशन लेने लगे हैं, क्योंकि जो आपने शेर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ना, मुझे लगता है वो बड़े घटिया थे। वो संजय राउत की जबान पे अच्छे लगते हैं, दो टूक में आपकी जबान पे अच्छे नहीं लगते। अब आप अपने विषय पे आइए। बहुत जी, ये हबीब जालिल साहब का शेर है। नहीं, ये बिल्कुल संजय राउत से आपने ट्यूशन लेकर आए हैं। किसी का शेर हो, ये शेर कम से कम दो टूक में पढ़ने लायक नहीं था, किसी भी फलाना ढिमकाना का शेर हो। बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूशन लेने की बात है तो राजनीतिक तौर पे जिन लोगों को ट्यूशन चाहिए और पत्रकारिता के तौर पे ट्यूशन चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात कहता हूं कि आज विचारधारा के तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा, आगे भी कह रहा हूं, लगातार उन पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं और अपने अंदर भी झांकने के लिए कह रहा हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो बड़े स्टार लोग हैं या बड़े स्टार नेता हैं या बड़ा नेता करके या बहुत पैसे वाले नेताओं को धन बल के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो बढ़ाते हैं, जो विचारधारा से नहीं आते, वो तो बिकाऊ कभी भी हो सकते हैं। जो खाटी नेता विचारधारा के लिए जीता है, जो विचारधारा के लिए काम करता है, जो विचारधारा को लेकर के आगे चलता है, वो टिकाऊ होते हैं। ओके, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की। एक सवाल सीधा आपसे, क्या उद्धव ठाकरे विचारधारा पे चल रहे थे? उनकी पार्टी की विचारधारा, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, जो उनके पिता की विचारधारा थी, जो उनके विरासत थी, जिस सिद्धांत थी, क्या उद्धव ठाकरे उस पर चल रहे थे? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे की बात हो रही है और आप कह रहे हैं जो विचारधारा से समझौता करते हैं, तो सबसे बड़ा समझौता विचारधारा से अगर किसी ने किया था तो उद्धव ठाकरे ने किया। सहमत है इस बात से आप? कुछ हद तक, पूरा तरह से नहीं, कुछ हद तक, लेकिन अब पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, सामने आ जाती। मैं अभी भी कहता हूं कि इस भारत के अंदर 4 से 5 विचारधारा है जो मजबूत है। आज भी सबसे बड़ी विचारधारा अगर कोई है तो कांग्रेस की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट रखने की ताकत, कुव्वत रखती है, और उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके सवालों से, चाहे वो सदन के बाहर करें, चाहे वो सड़क के बाहर करें, कहीं से भी सवाल रखते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो तंत्र के तांत्रिकों का तंत्र है वो आज भी घबराता। पूरे भारत के अंदर कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर सदन में राहुल गांधी साहब खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 1 2 3 4 5 6
लीजिए। और आदरणीय ओके। प्रधानमंत्री जो आज राहुल गांधी सुनिए। को फेस भी नहीं कर सकते, ये अच्छा सुनिए ताकत तो है सही, आज अब राहुल सुनिए गांधी ना, की। दूसरी सुनिए चौथी आपके सबसे बड़ी नंबर बात। बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए, ये क्लिप काट कर आप 10 जनपद में भिजवा दीजिएगा, आपके नंबर बढ़ गए। अब मेरे विषय पर आ जाते हैं, एक मिनट। अरे आपके नंबर बढ़ गए, मैंने कहा तो ये क्लिप काट कर 10 जनपद भेज दीजिएगा। अब मैं विषय पर आ जाता हूं, जो आपने कहा ना उसी को बताता हूं। कांग्रेस की विचारधारा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं कह रहा हूं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो इस देश में कांग्रेस कर सकती है, आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आज मुद्दा उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे का हश्र इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा से, विरासत से, अपने पिता की विचारधारा से जो है समझौता किया। उसके मैं प्रमाण आपको बताता हूं, रुकिएगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं। आज का मुद्दा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। देखिए, ये जो मेरे पास उद्धव ठाकरे के कुछ बयान हैं, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे नहीं, बाला साहब ठाकरे के कुछ बयान हैं। और जानते हैं, किशोर जी को याद होगा, कब बाला साहब ठाकरे का देहांत कब हुआ था? साल 2012 में, ठीक है, साल 2012 में। और अपने देहांत से जब उनका किशोर जी आपको सहमत होंगे इस बात से कि जो दशहरे का संबोधन होता था बाला साहब ठाकरे का, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, साल भर शिव सैनिक उसका इंतजार करते थे। और साल 2012 में अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाया गया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे बीमार थे। और बाला साहब ठाकरे ने उस अपने अंतिम संबोधन में, दशहरे के संबोधन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, पंच कड़ी को नष्ट करके देश के बाहर फेंक देना चाहिए, पंच कड़ी को नष्ट करके देश के बाहर फेंक देना चाहिए। और सैयद जवाद, मालूम है पंच कड़ी क्या थी जो बाला साहब ठाकरे ने कहा? सुनिए, अभी तो मैंने बताया कि उंगली उठाने से नहीं बात, सुन तो लीजिए। ये बाला साहब ठाकरे की पंच कड़ी क्या थी? उनकी पंच कड़ी थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल। तो साल 2012 में एक पिता और एक बड़ा नेता अपनी आखिरी जनसभा में यह कह रहा है कि पंचकड़ी को उठाकर फेंक देना चाहिए, और उनका बेटा, जिसको कहते हैं उठा के फेंक देना चाहिए, उन्हीं से जाकर हाथ मिलाता है, उन्हीं के पैरों में नतमस्तक हो जाता है सत्ता के लिए। क्या यह समझौता है कि नहीं है? बाला साहब ठाकरे के मैं 50 बयान निकाल कर रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कहा था कि कांग्रेस के सामने झुकूंगा नहीं कांग्रेस के सामने, भले ही मुझे शिवसेना को बंद करना पड़े, अपनी दुकान पे ताला लगा देना पड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पिता की उस विरासत के साथ, पिता के सिद्धांतों के साथ और पिता की उस जो पूरी इच्छा थी उसके साथ समझौता किया, और इसीलिए आज उनका यह हश्र हो रहा है। आज मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की आत्मा अंदर से प्रसन्न होगी, क्योंकि उनको, बाला साहब ठाकरे को, अपने बेटे नहीं, अपने सिद्धांत प्यारे थे, जिन सिद्धांतों के साथ उद्धव ठाकरे ने समझौता किया। किशोर जी, मैं गलत कह रहा हूं? रुकिएगा एक मिनट, किशोर जी ने हाथ उठाया, 1 मिनट। मैं बाला साहब ठाकरे की बात करी सर, मैंने बाला साहब ठाकरे की बात करी। किशोर जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, छोटा सा, फिर मैं शहजाद जी और अक्कू जी के पास आऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा सैयद जवाद जी। नहीं, यहाँ पर एक ही सीनियर आदमी है, अक्कू श्रीवास्तव। मैं अभी बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने पूरी पॉलिटिक्स वसंतराव नाईक के कांग्रेस के थे, उनके साथ चालू की। इतना क्या, मुरली देवरा को उन्होंने मेयर बनाया था, ठीक, और इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, ठीक, बिल्कुल, और इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने अपनाई, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का कड़ा विरोध चालू किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो राजनीति में समय के साथ पॉलिटिशियन अपने अपने बयान बनाते हैं, उसके लिए तुम इतना मत करो। और उद्धव ठाकरे जब हिंदुत्व छोड़ के आपके हिसाब से गए, तो हिंदुत्व छोड़ने के लिए जो आदमी इंस्ट्रूमेंटल थे, वही 40 विधायक ने 2.5 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद उनको छोड़ दिया। तो आप समझते क्यों नहीं? हाँ, ये हिंदुत्व वगैरह नहीं था। नहीं सर, मैं माफी चाहूंगा सर, सुनिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा किशोर जी, जो आपने कहा मैं उसकी शुरुआती बात से बिल्कुल सहमत हूं। बाला साहब ठाकरे 1982 तक
वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस से दोस्ती थी। और उसके बाद जब देश में आतंकी घटनाएं घटने लगी तब बाला साहब ठाकरे का लेख आपने अगर पढ़ा होगा, भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाता हूं। जब देश में आतंकी घटनाएं घटने लगी उसके बाद बाला साहब ने 2010 में एक लेख लिखा कि जब कभी भी देश पर आतंकियों ने हमला किया है तो शिवसेना का स्पष्ट संदेश रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को हिंदुत्व के नाम से एलर्जी है। अब मुझे बताइए कि आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या बाला साहब ठाकरे उनके साथ खड़े होते? जिस नेता ने कहा, जिस यूथ लीडर ने कहा कि भारत की चिकन नेक काट देनी चाहिए, क्या बाला साहब ठाकरे उस नेता के साथ होते? जिन लोगों ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था, क्या बाला साहब ठाकरे उन लोगों के साथ होते? जिन नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया, जिन नेताओं ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक बनाया, क्या बाला साहब ठाकरे उन नेताओं का समर्थन कभी कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे किशोर जी, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल सबसे बड़ा हिंदुत्व का ही था और हिंदुत्व उनके लिए मरते दम तक सबसे इंपॉर्टेंट था और इसीलिए उन्होंने जो है ये बात आखिरी दम तक कही थी कि ये जो पंच पुराने, ये जो पंचती है, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि तब उनको लगा था ये सब हिंदुत्व के खिलाफ एक कोठरी बनाकर बैठे हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा। उसी हिंदुत्व को तो तिलांजलि दी। अक्कू जी, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाला साहब ने तो अपनी ज़िंदगी उसी के लिए लगा दी और एक बहुत बड़ा, बाला साहब का जब नाम आता था महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक केंद्र होते थे, चाहे वो विवाद करते हों चाहे कैसे भी हो, और उनके संपर्क और दोस्ती सब दलों से, सब लोगों से हुआ करती थी। ये एक इत्तेफाक है कि इधर जो पार्टियां टूट रही हैं उसमें खलनायक जो हैं वो दो हो जा रहे हैं। हर जैसे शिवसेना में खलनायक आपके संजय राउत हुए, उसी तरीके से अभिषेक हो गए टीएमसी में, तो खलनायकों का क्रम चलता चला जा रहा है। लेकिन जब 2012 में इनका बाल ठाकरे साहब का निधन हुआ, उसके 7 साल लग गए सत्ता का लालच पाने में और उद्धव ठाकरे बन गए, उस पर बन तो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पतन हुआ वो पतन सिर्फ इसलिए हुआ कि आप लगातार सत्ता से चिपके रहना चाहते थे और उसमें अपने लोगों की नहीं सुन रहे थे। आज किशोर तिवारी को ये लग रहा है कि नहीं सुन रहे हैं, उस समय भी उनको नहीं लगा, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बेटा पुत्र के मुंह में आकर के उन्होंने अपनी सरकार चलाने चाहिए। किशोर तिवारी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तुम मेरी जिंदगी हो ये सच है, जिंदगी का मगर भरोसा क्या। तो बशीर बद्र साहब ने जो किया है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक फिट बैठ रहा है। अब जवाद साहब जो हैं वो अपनी अलग राग में रहना चाहते हैं, तो अगर वो इनके कहने से पत्रकार करेंगे या उनके कहने से राजनीतिक विश्लेषक करेंगे तो वो बहुत बात बनती नहीं है। बनती सिर्फ बात यह है कि अगर आप अपने वोट बैंक से जुड़ा रहना चाहेंगे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आपकी बात बनेगी। 2019 से जब से आप सरकार में उद्धव ठाकरे आए तो आपने अपने आप को एक मूल वोट बैंक जो था हिंदुत्व वाला उसको छोड़ा, जिस वजह से आप सरकार में आकर के भी निकलना शुरू हो गए। उसका जैसे ही आपकी एंट्री थी वैसे ही आपकी एग्जिट भी शुरू हो गई, तो एंट्री के साथ ही एग्जिट शुरू हो गई थी। उद्धव ठाकरे ने खुद मृदभाषी भले रहे हों, लेकिन उनको मृदभाषी ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाना बहुत जानते हैं। और अभी जिनका नाम लिया था संजय बाबू, जिन्होंने ना जाने गालियाँ का क्या क्या रूप दिखाया है, जो बचपन के मतलब 14-15 साल के लड़के भी गाली नहीं बकते, वो उस तरीके से गाली बके। और उस आदमी की हिम्मत देखिए, वो कहता है ना डिलीट मत कीजिएगा, अब इसे चलाइए आप। नहीं, और तो राजनीति का इतना गंदा इस तरह अगर हो जाएगा जी, तो इम्पोर्टेंट बात है वो एक बार गाली देते हैं, उसके दो दिन बाद मतलब इस बीच उनको कोई काउंसिल नहीं करता। उद्धव ठाकरे भी नहीं कहते नहीं तुम्हारी ये भाषा सही नहीं थी, तो उसका सही जवाब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। बोलिए। नहीं तो भाषा के ऊपर अगर आपको आपत्ति है तो यही सदन के अंदर
रमेश भेदुड़ू ने एक चुने हुए सांसद के लिए कौन सी भाषा जा का रहे प्रयोग करा था? कहाँ जा रहे हैं जवाब आप? और उसके बाद भी वो आदमी कहता क्या है कि नहीं इसको रिकॉर्ड करिएगा, इसको दोहराइएगा, मेरे काटिएगा नहीं। क्या बात करते हैं? मेरा एक तर्क सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक मिनट, मेरा एक तर्क सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यहां पर सवाल नेताओं की भाषा, नेताओं की गालियों की नहीं हो रही। यहां पर बात यह हो रही है कि जो आपकी पार्टी में है, आप उसको खुलेआम जिस तरह की गालियां देते हैं, बंद कमरे में उससे दोगुनी गालियां देते हैं, वो आदमी अपने आत्मसम्मान को समझौता करके क्यों रहेगा? जिस तरह से आप जो जिक्र कर रहे हैं कि उस तरह की गालियां अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, क्या आपको ये एक कमरे में बंद करके आपको 10 बार जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, उस पार्टी के नेता दिन में 10 बार जलील करे, 10 बार गालियां दें? क्या सैयद जवाद आप में इतना राजनीतिक, इतना आत्मसम्मान रहेगा? आप क्या उसके लिए काम करेंगे जो आपको दिन भर गालियां देगा, मां बहन की गालियां देगा, आपके ऊपर ओछी टिप्पणी करेगा? आप उसके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर आप में आत्मसम्मान होगा तो आप भी छोड़ेंगे, इस बात को यकीन करिए। बोलिए। देखिए आत्मसम्मान की अगर बात करी जाए तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एनडीए को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। अब बहुत ये मेरा आत्मसम्मान के ऊपर निबंध नहीं लिखना है। मैं इस वक्त आज की सुनिए, मैं राजनीति, एक मिनट, मैं राजनीतिक घटनाक्रम पर बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ये उदाहरण है कि एनडीए के अंदर नेताओं को गालियां दी जाती है तो जरूर बताइए, मैं शहजाद से रिस्पॉन्ड ले लूंगा। बोलिए। देखिए आप शायद भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। और ये जो अभी सांसदों को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे बंगाल में तोड़ रही हो, चाहे आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर तोड़ रही हो, चाहे दिल्ली के अंदर तोड़ रही हो, राहुल गांधी साहब ने जो बात कही, जो हम बहुत पहले से कहते चले आए हैं कि सरकार के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 5 साल सरकार ये रिटेन कर पाएगी, इसीलिए सर गालियां दी जाती है क्या? मैंने गालियों पे बात करी। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद निबंध, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद निबंध मत कहिए। राहुल, मुझे मालूम है आज आप क्लिप काट करके 10 जनपद में भेजने वाले हैं। आपने राहुल से निकल करके आइए। मैं आज शिवसेना यूबीटी की बात कर रहा हूं। कोई तर्क है? आपके पास तर्क है? मेरा अच्छा सीधा नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए। नहीं, मुझे आपका एक मिनट, मुझे आपका कोई निबंध नहीं सुनना है। सीधा सवाल कर रहा हूं, मेरा सीधा सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको बाला साहब ठाकरे के आपको शब्द सुनवाए। क्या शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी से, आपने अभी आइडियोलॉजी की बात करी थी, क्या शिवसेना ने, आपने कहा कि यहां कुछ हद तक, जो मैंने अभी बाला साहब ठाकरे के बयान सुनवाए, क्या यह नहीं लगता कि शिवसेना ने आइडियोलॉजी से किनारा किया, कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए आज उद्धव ठाकरे की स्थिति है? मेरा सीधा सवाल यह है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करा है। और आप बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करा था तो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करा। चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए? नीतीश बाबू ने क्या कहा था? मिट्टी में मिल जाना पसंद है लेकिन सवाल नहीं होता। और खुद गृह मंत्री जी ने कहा था आपके लिए हमेशा नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए। क्या आपने अपनी आइडियोलॉजी से शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, शहजाद रिस्पॉन्ड कर। ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड कर। ओके, शहजाद रिस्पॉन्ड कर। ठीक है। आपने अब कुछ ऐसी बात रखी जिसपे मैं शहजाद का जवाब ले सकता हूं। पहले आप निबंध कह रहे थे और गालियों वाले शेर पढ़ रहे थे, तो उसपे मैं क्या रिस्पॉन्ड लेता? शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। कोई गालियों वाला शेर नहीं पढ़ा। आप लोगों ने कभी सफेद तरबूज देखा है? सफेद तरबूज अंदर से नहीं, सफेद, पूरा सफेद तरबूज नहीं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी वैसी है। अच्छा। सफेद तरबूज की तरह है ही नहीं। अब ये बताइए कौन सी आइडियोलॉजी है जो उद्धव जी के साथ भी अलायंस करती है, IUML के साथ भी अलायंस करती है, फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस करती है, 4 तारीख को 2 बजे तक DMK के साथ अलायंस करती है, फिर 5 बजे जो है TVK के साथ अलायंस करती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करती है। ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई? जरा हमको दिखाइए, समझाइए। बीजेपी ने भी बहुत सारे अलायंस किए। अशोक जी, ये बात सही है। PDP की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी इधर के इधर खड़ी है और जो भी हमारे खिलाफ था या जो भी हमारे से अलग था वो हमारी तरफ आए, हमारी आइडियोलॉजी की तरफ। और जो नहीं आ पाए, सर मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, रुकिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सैयद साहब। मैं माना मैं पसमानदा हूँ, पर बोलने दीजिए। ऐसा है कि मुझे एक बात बताइए, 370 का भी जब विषय आया तो PDP के साथ अलायंस तोड़ा गया और 370 को हटाया गया। और 1950 से लेकर 2026 तक यही स्टैंड है कि 370 नहीं रह सकता। राम मंदिर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बीजेपी ने। मैं यही कह रहा हूं, जबकि उद्धव सेना ने सावरकर जी पे कॉम्प्रोमाइज किया। राहुल गांधी क्या बोलते सावरकर पे?
हैं? चंदा चुरा लिया अब ये बोलेंगे जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा वो चंदे पे बोलेंगे। पहले तो भगवान को चंदा कोई दे नहीं सकता, मूर्ख मत बनो, भगवान को कोई चंदा नहीं देता। चढ़ावा और चंदा इनको अक्ल नहीं है, चढ़ावे में और चंदे में इनको अक्ल नहीं है, इसलिए बोलता हूँ कि राम के बारे में नहीं बोले। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सैयद जवाद, राम के बारे में तो नहीं बोले। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, एक मिनट सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, एक मिनट सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, सैयद जवाद की आवाज बंद करिए, अब सुनना पड़ेगा। सैयद जवाद सुनिए, पहली बात ये बात ठीक है, भगवान को कोई चंदा नहीं दे सकता, समर्पण देता है, हिंदुओं में भगवान को समर्पण देता है। और सुनिए, समर्पण किसी ने दिया और अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ तो ये हम हिंदू निपट लेंगे। जो लोग वक्फ बोर्ड की लैंड जो है पी जाते हैं, जो लोग मस्जिदों के नाम पर क्या क्या घपला नहीं करते, जो लोग मजार बना के, वो हम हिंदुओं को ना सिखाएं। हमने मंदिर बनाया है, ठोक के बनाया है, और हमने जिनके हाथ में मंदिर सौंपा उनसे हम हिसाब लेंगे। लेकिन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अपने वक्त का पहले हिसाब दे दीजिए। पहले वक्फ बोर्ड की जमीनों में जो धांधली की है उसका हिसाब दे दीजिए, उसके बाद आप राम मंदिर पर कुछ बोलिएगा। सैयद जवाद बोलिए। किशोर तिवारी जी, अच्छा बोलिए, फिर किशोर जी के पास जाऊंगा। मैं तो आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अरे भाई कांग्रेस पार्टी अगर इतना विचारधारा पे कह रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकारेगी कि उद्धव सेना सावरकर जी पर वही लाइन ले जो बाला साहब ठाकरे लेते हैं? बाला साहब ठाकरे का बयान है कि मुसलमानों का वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। क्या तैयार है कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकारने के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को तैयार है? बाला साहब ठाकरे की पार्टी बोलती थी 17 मिनट में लात मार के बाबरी ढांचे को गिराया। अब अच्छा, सैयद जवाद बोल रहे थे, मैं इसी पे एक टेस्ट ले लेता हूं, मैं इसी पे जल्दी से एक टेस्ट ले लेता हूं, क्योंकि सैयद जवाद कुछ महीने पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे, तब इन्होंने कहा था मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो अपनी बात से पीछे हट जाऊं। किशोर तिवारी जी बैठे हैं, क्या सैयद जवाद, कांग्रेस की यही लाइन है ना कि वीर सावरकर माफी वीर थे, आज भी आप उस स्टैंड पे कायम है? जवाब किशोर तिवारी जी आपको देंगे, सैयद शहजाद पूनावाला नहीं देंगे, आपके सहयोगी पार्टी के जवाब देंगे। शिवसेना यूबीटी दोनों को आमने सामने लाइए, किशोर तिवारी जी और सैयद जवाद जी, बता दे कौन सी विचारधारा मिलती है, मैं उस पर बात कर लूंगा। बोलिए सैयद जवाद, क्या माफी वीर थे? जो कांग्रेस की लाइन, आप उस लाइन से जुड़े हो अभी भी, वीर सावरकर माफी वीर थे? मेरा आज भी पर्सनल अपना वक्तव्य है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं सैयद, अरे सैयद जवाद मेरे लिए मैटर नहीं करते भाई, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप यहां कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस आज भी ये कहती है वीर सावरकर माफी वीर थे? आप सहमत है इस बात से? जो इस देश के संविधान के विरुद्ध है, अरे वीर सावरकर का नाम लेने में किशोर जी के सामने वीर सावरकर का नाम लेने में आपकी ऐसी तैसी हो रही है। वैसे किशोर जी नहीं होते तो आप वीर सावरकर को 10 गालियां देते। अरे मैं गालियां कभी सावरकर को नहीं देता हूं, मैं तो कहता हूं अरे अभी आपने शेर में गाली दी थी, छोड़िए। जो माफीनामे उन्होंने लिखे हैं उसके ऊपर आज भी स्पष्टीकरण देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, और तो और अब प्रियांक खड़गे जी ने सवाल शिवसेना को नहीं देना चाहिए, शिवसेना को नहीं देना चाहिए, बाला साहब ठाकरे का की शिवसेना को नहीं देना चाहिए। जिन बाला साहब ठाकरे ने कहा था मैं चप्पल से मारूंगा अगर वीर सावरकर के बारे में कुछ बोला, क्या उनको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? किशोर जी से स्पष्टीकरण ले ले वीर सावरकर पर। भारतीय जनता बोलिए, किशोर जी बोलेंगे। अब रुकिए वीर साहब, भैया भारतीय जनता पार्टी तो दे चुकी है स्पष्टीकरण, वो तो आपके साथ नहीं खड़ी, लेकिन आपके सहयोगी क्या इसमें साथ हैं आपके? ये पूछ लेता हूं। किशोर तिवारी जी वो अभी भी कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने जो लिखा माफी नामा उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए आप लोगों को। नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को, अरे भारतीय जनता पार्टी दे चुके, किशोर तिवारी को तो सुनिए, अपने सहयोगी को सुनिए, छोड़िए विरोधियों को, सहयोगी को सुनिए। बोलिए किशोर जी। एक बात मैं बोलता हूं, मैंने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सारे परिवार को डबल काला पानी वहां जब थे तो उनके भाई भी थे, उनके भाई और उनकी मुलाकात 6 महीने के बाद हुई। इतने वहां पे ये थे, खटमल थे कि वो पोते में सोते थे, और इतने विद्वान थे कि दीवार पे लिखकर उन्होंने समग्र ग्रंथ लिखे, बहुत बड़ा साहित्य लिखा, और महाराष्ट्र में उनको बहुत पूछते, एक ऐतिहासिक पुरुष है, और महाराष्ट्र के कांग्रेस वाले भी उनको पूछते हैं। और लता मंगेशकर ये पढ़िएगा किताब में दे दे। एक मिनट रुकिए, सैयद जवाद की आवाज बंद कीजिए बीच में, सैयद जवाद की आवाज बंद कीजिए प्लीज। हाँ किशोर जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो क्या हुआ
हमारे यहाँ स्पाइनलेस लोगों ने उसका विरोध बराबर नहीं किया। मैं अभी बता रहा हूं, ये स्पाइनलेस लोग हैं जिन्होंने सत्ता के में कॉम्प्रोमाइज भी किया था और कभी ठाकरे परिवार में किसी ने भी सत्ता के पद पे गए नहीं, लेकिन ये लोग सब चले गए। अब कैसा हो रहा है, वंशवाद तो ज्यादा चला है नहीं। अगर वो सीएम बने थे तो उन्होंने छोटे बेटे को नहीं बनाया, पत्नी को नहीं बनाया, अपने साले के बेटे को नहीं बनाया, अपने सगे भाइयों को नहीं बनाया। तो वैसे तो वो अखिलेश यादव से थोड़ी बेटर क्वालिटी है। नहीं सर, मुझे वंशवाद में जाना नहीं। आज मैं वीर सावरकर पर आपने स्पष्ट कर दिया कि वीर सावरकर से बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, ये आप कह रहे हैं ना अंकुश श्रीवास्तव जी। मैं यही कह रहा हूं, ये दो आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी कहती है वीर सावरकर माफी वीर थे, वीर सावरकर के ऊपर गालियां देते हैं, वीर सावरकर के ऊपर अपमानजनक पुस्तकें छपवाते हैं। दूसरी तरफ किशोर तिवारी और शिवसेना यूबीटी है जो ये कहती है कि वीर सावरकर सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दो भाई अंडमान के वो जो जेल है उस जेल में शहीद हो रहे हैं। उन्होंने वो लेख लिखा, उन्होंने अप्रोच किया कि उनको छोड़ दिया जाए और इंदिरा जी ने उनके सम्मान में टिकट निकाला। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। लेकिन सैयद जवाद को महात्मा गांधी, सैयद जवाद को वीर सावरकर पे महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी थोड़ी पढ़नी है। सैयद जवाद को तो राहुल गांधी पढ़ने हैं, उनको तो वहां पे नंबर बढ़ाने हैं। इंदिरा गांधी उस सैयद जवाद को नंबर नहीं देंगी, ना ही इनको जो है महात्मा गांधी नंबर देंगे, इनको नंबर राहुल गांधी देंगे। इसलिए वो राहुल गांधी को गालियां देते हैं और माफ कीजिएगा वीर सावरकर को गाली देते। मैंने खुद यही कहा कि यही विचारधारा एक साथ नहीं आ सकती। इस सब चीजों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ करके समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की स्थितियों को देखना पड़ेगा, बाद की स्थितियों को देखना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। और वो भी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये रही है, कांग्रेस के जो अभी हाल के समर्थक हुए हैं, जो जानने वाले हैं, वो उनकी दिक्कत ये है कि वो केंद्र 1-10 जनपद के आसपास घूमता है और वहीं पर टहलता रहता है बैठ करके। इसके इतिहासकारों ने भी जो जब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जितने भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जिस तरीके से इतिहास लिखने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी मिली, इतिहास कोशिश ही नहीं की है, उस एक ढर्रे पर एक दूसरी लाइन पर चला दिया। और जो कई बार ऐसी स्थितियां थी, जो हमारे विद्रोही थे, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किए, हमने उनके नाम पर बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, बड़ा। तो किसने किया? ये किया कांग्रेस सरकार ने, और जानबूझ के किया, हमारे मन से हटाने के लिए किया, हमारे दिमाग से हटाने के लिए किया कि साहब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दुनिया के किसी देश में इस तरीके की नीति नहीं चलती है। अब यहाँ पर उसी नीति को स्थापित करने की विफल कोशिश कुछ लोग करना चाहते, ठीक है, अपनी कोशिश में है। जो अभी शहजाद कह रहे थे ना कि नंबर क्लिपिंग करने का और बाकी और चीज़ों में, तो वो कर लो भाई, जितना आपको मिल जाए तो ठीक है। वैसे मिलने के हालात अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए कुछ और रास्ता देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो हम भविष्य पे छोड़ देते हैं। लेकिन शहजाद देखिए, फिर से कह रहे हैं कि भाई एक बात मैं चाहूँगा कि उसी पर हम विराम करें। जो बात सैयद जवाद ने कही थी, हालांकि वो गांधी जी की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे थे, वैसे संविधान और गांधी जी की आड़ में ये लोग सब छुप के सब करते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल तो ये है कि आपके साथ भी लोग आए ना, जो उन्होंने नीतीश कुमार की बात करी, चंद्रबाबू नायडू की बात करी, तो क्या ये आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट नहीं है क्या? जो लोग गाली देते हैं उनको भी साथ ले लेना। मैं तो कहता हूँ कि लंका पर रावण जी को हराने के लिए विभीषण का भी साथ लेना पड़ता है, तो उससे राम जी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुए। विभीषण साथ में आए तो राम जी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुए। तो हमारी लड़ाई में, रामायण की लड़ाई में तो विभीषण ने भी साथ दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर तो खुद अपने ही आइडियोलॉजी से हटकर कहीं और चले गए और इसीलिए उनका पतन हुआ, क्योंकि खुद कॉम्प्रोमाइज हो गए। अरे सैयद जवाद, क्यों इतना चीख रहे हो भाई? कम से कम एक बार तो बता दो कि वीर सावरकर जी पर मानते हो किशोर जी को? नहीं मानेंगे वो वीर सावरकर किशोर जी को नहीं मानेंगे और किशोर जी वीर सावरकर पे उनको नहीं मानेंगे। और यही आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट है। चलिए, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सबकी आवाज बंद कर दीजिए। देखिए, मैं बार ये मूल जो सवाल है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सिद्धांतों से, अपनी पार्टी के जो सिद्धांत थे, पिता की विरासत से किनारा किया और इसलिए आज उनका ये हश्र हुआ। जो कोई भी ऐसा भविष्य में करेगा उसके लिए एक नज़ीर है। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।